नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रिया गुप्ता शहर की तमाम खबरों के साथ। लेकिन आइए उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। उम्र कैद के बंदियों के पारिश्रमिक में घोटाला, चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच का मामला। बच्चों की तरह जज भी सुबह क्यों नहीं जा सकते अदालत। हड़ताल के चलते इस महीने नहीं मिलेगा वेतन, कर्मचारियों के माथे पर चिंता की लकीरें। आइए देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रदेश की जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे बंदियों को मिलने वाली पारिश्रमिक राशि का 50% हिस्सा परिजनों को ना देकर अन्य लोगों को दिए जाने के संबंध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने याचक को 2 सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मालूम हो कि प्रदेश भर की जेलों में आजीवन कारावास सजा काटने वाले बंदियों को नियमों के तहत सश्रम के बदले पारिश्रमिक दिए जाने का प्रावधान है, जिसके तहत मिलने वाली राशि का 50% हिस्सा उसके परिजनों को पहुंचाना होता है। परंतु इसमें गड़बड़ी की शिकायत करते हुए एक व्यक्ति ने अधिवक्ता सरीना खान के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई है, जिस पर नोटिस उपरांत शासन की ओर से जवाब प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखा गया है। परंतु इससे पक्षकार के संतुष्ट न होने पर आज चीफ जस्टिस डिवीजन बेंच के याचक को जवाब दायर करने हेतु 2 सप्ताह का समय दिया है। संजय साहू के माध्यम से PIL लगाया गया हाईकोर्ट में। तो उसमें मसला ये है कि ऑल ओवर स्टेट कि जो विक्टिम की फैमिली होती है, आजीवन कारावास के जो सजायाफ्ता मुजरिम होते हैं उनको सश्रम कारावास की सज़ा दी जाती है, तो उनके पारिश्रमिक के पर डे का जो रहता है 50% विक्टिम की फैमिली को दिया जाता है। तो वो रियल पर्सन को ना मिल के किसी और पर्सन को मिल रहा है। हमारे स्टेट में तो कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको इस बारे में जानकारी ही नहीं है कि पीड़िता की फैमिली को भी ये अमाउंट की राशि दी जाती है। तो इसके लिए कई जगह पे तो 1-2 FIR भी हुए हैं, जिस पर शासन किसी प्रकार की कोई गंभीरता नहीं दिखाई रही है। इस मसले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसमें मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च न्यायालय के द्वारा नोटिस किया गया था, जिस पे सरकार के तरफ से जवाब भी आया है, लेकिन वो जवाब जो है संतोषप्रद नहीं। कलेक्टर सौरभ कुमार ने अपने कक्ष में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में आमजनों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। यहाँ पक्षकार भूमि विवाद, गलत सीमांकन, मुआवजा, राशन कार्ड, अटल आवास, जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने की शिकायत लेकर आए थे। सभी को कलेक्टर ने सुना और तय समय सीमा के भीतर उसका निराकरण करने के लिए अफसरों को लिखित निर्देश दिए। जनदर्शन कार्यक्रम के दौरान कतारबद्ध अपनी बारी के आने का इंतजार कर रहे थे। सर, मैं 2016 से नगर निगम बिलासपुर का चक्कर काट रहा हूँ। मुझे आवास संबंधी दस्तावेज पेश किया हूँ। ऐसे लोगों को आवाज़ दिया गया है सर जो किराए पे दे रहे हैं उस आवास को, और हम आवास के लिए भटक रहे हैं। आवेदन करते आ रहा हूँ, अभी तक कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं। ये जमीन रोड जो निकला है ना अशोकनगर से बिरकोना के लिए, क्या है आपका जमीन रोड में जो निकला है ना, मुआवजा राशि के संबंध में सीमांकन पश्चात मुआवजा राशि दे रहे हैं वो लोग, लेकिन मेरा कहना है सीमांकन करके। महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता की मांग को लेकर सोमवार से शुरू शिक्षकों की हड़ताल से बोर्ड कक्षा के पूरक परीक्षा के मूल्यांकन प्रभावित हो रही है। जिन शिक्षकों की ड्यूटी मूल्यांकन के लिए लगाई गई थी, उन्होंने भी शिक्षक संघ का समर्थन करते हुए मूल्यांकन का बहिष्कार कर दिया और वे भी हड़ताल में शामिल हो गए। इस साल माध्यमिक शिक्षा मंडल ने पूरक परीक्षा के लिए बिलासपुर जिले में मल्टीपर्पज और महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल को मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है, जहां 10वीं और 12वीं के 43,000 कॉपी मूल्यांकन के लिए मंडल ने भेजे थे, जिनमें से सिर्फ 25% ही कॉपियों का मूल्यांकन हो चुका है, जबकि 75% कॉपियों का मूल्यांकन भी बाकी है। मूल्यांकन कार्य भी स्थगित है। आप देख रहे हैं कोई भी मूल्यांकनकर्ता नहीं आए हुए हैं, तो मूल्यांकन कार्य भी स्थगित है। छत्तीसगढ़ स्टेट बैंक के अध्यक्ष और दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री बैजनाथ चंद्राकर ने अपने कार्यकाल के 2 साल आज पूरे कर लिए हैं।
बिलासपुर के अपेक्स बैंक में मीडिया से बात करते हुए बैजनाथ चंद्राकर ने बताया कि इन 2 सालों में सरकार की ओर से जो भी जिम्मेदारी उन्हें मिली है उन्होंने बखूबी निभाया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जब से भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है तब से गांव, गरीब और किसान की खुशहाली के लिए काम किए जा रहे हैं। दूरदराज के इलाकों में धान खरीदी के बेहतर व्यवस्था और किसानों को राजीव गांधी न्याय योजना के तहत 4 बार किस्त की योजना से छत्तीसगढ़ के किसानों की जीवन बेहतर हुई है। इतना ही नहीं, हजारों की संख्या में धान खरीदी केंद्रों में चबूतरों का निर्माण किया गया है और लगातार किए जा रहे हैं। इससे बंपर धान खरीदी और उसके संरक्षण में सुविधा मिल रही है। इसके अलावा बैजनाथ चंद्राकर ने जानकारी देते हुए बताया कि कल मुख्यमंत्री द्वारा सहकारिता से जुड़ी पुस्तक का विमोचन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश सरकार द्वारा दिए जा रहे कार्यों का विवरण होगा। इसके अलावा पुस्तिका में गरीब किसानों के उन्नयन के लिए जानकारी दी गई है। 2 साल पूरा आज हो जाएगा और कल एक पुस्तिका का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से होने के लिए उनकी स्वीकृति मिल गई है। तो एक पुस्तिका हम विमोचन कराएंगे जिसमें 3 साल के अंदर में सहकारिता के क्षेत्र में किसानों के लिए और बैंकिंग सेक्टर में जो काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो अधिकारी हों, कर्मचारी हों या जनप्रतिनिधि हों, सभी के लिए जो अपेक्षा जो उन्होंने किया है उन अपेक्षाओं को हम लोगों ने प्रयास किया है कि उसमें एक झलक दिखे। तो ये मुख्यतः यही है। अब छत्तीसगढ़ में सहकारिता के क्षेत्र को आपने पहले भी देखा है। मैं लंबे समय तक जिला बैंक के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया हूँ और अभी प्रदेश स्तर पर काम कर रहा हूँ। हाल में ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश यूयू ललित द्वारा 1 घंटे पहले अदालत लगाने की बात से स्थानीय अधिवक्ता कोई इस्तीफा नहीं रखते हुए अधिवक्ताओं ने उनका निजी राय बताते हुए इसे अव्यवहारिक बताते हुए एक सिरे से खारिज कर दिया। गौरतलब हो कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश यूयू ललित स्कूली बच्चों के संदर्भ में उदाहरण देते हुए कहा था कि जब बच्चे सुबह 7 बजे स्कूल जा सकते हैं तो हम 9 बजे अदालत क्यों नहीं आ सकते। साथ ही उन्होंने 1 घंटा पहले की अदालत में सुनवाई शुरू कर दी। इस बारे में स्थानीय जिला एवं उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं की राय ली गई तो उन्होंने इस कदम को अव्यवहारिक बताते हुए कई खामियां गिनाते हुए कहा कि वकील, जज आ भी जाएं तो पक्षकार शायद उपस्थित ना हो पाएंगे एवं इनके अलावा घर की पारिवारिक जिम्मेदारी भी प्रभावित होगी, बल्कि लंबित मामलों के जल्द निराकरण हेतु अन्य विकल्पों पर विचार किया जाना चाहिए। जो बच्चे स्कूल जाते हैं तो बच्चों को स्कूल भेजने की जवाबदारी माता पिता की होती है। माता पिता उन्हें तैयार करते हैं और यहाँ तक कि स्कूल ले जा कर के छोड़ते हैं और वकील भी जो हैं माता पिता होते हैं। इसलिए वकीलों का 9 बजे कोर्ट पहुँचने में व्यवहारिक दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये माननीय न्यायाधीश की अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है और ये जैसा समझ में आता है कि सुबह 7 बजे अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो एडवोकेट्स भी स्कूल कोर्ट आएँ, तो ये बहुत अव्यवहारिक लगता है और अधिवक्ता और पक्षकार के लिए ये बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। 9 बजे यदि हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट्स की बात करें तो इसमें थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा अव्यवहारिक है और इस पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। हालांकि अभी इम्प्लीमेंट में ये नहीं आया है और मैं समझता हूँ ये अव्यवहारिक होने के कारण इम्प्लीमेंट में आएगा भी नहीं। उच्च अधिकारियों और कर्मचारियों की हड़ताल से कई राजस्व अर्जित करने वाले विभागों में कामकाज ठप रहा, जिससे एक ही दिन में शासन को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। ट्रेजरी बंद होने के कारण करोड़ों रुपए के बिल लटक गए। यहां महीने के अंतिम सप्ताह में विभागों के वेतन देयक जमा होने के लिए, लेकिन यहां वेतन देहाती नहीं लिया गया। इससे इस महीने अधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन के भी लाले पड़ जाएंगे। हड़ताल का असर पक्षकारों पर अधिक पड़ा है, उनके छोटे छोटे कार्य भी नहीं हो रहे हैं।
कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले आयोजित 5 दिवसीय धरना प्रदर्शन में हमारे छत्तीसगढ़ के जितने भी शैक्षिक संस्थाएं हैं, सारे शैक्षिक संस्थाएं बंद हैं। सभी जिलों में, सभी विकास खंडों में हमारे स्कूल के सभी शिक्षक सामूहिक अवकाश पर हैं और इसलिए स्कूल में ताला लटका हुआ है। निसंदेह शैक्षणिक संस्थाओं से सरकार को एक संदेश है कि उनको तत्काल हमारी 2 सूत्री मांगों को, जो महंगाई भत्ता केंद्र के समान 34% और 7वें वेतनमान के आधार पर गृह भाड़ा भत्ता की मांग को अविलंब घोषित करें, अन्यथा ये पूरे शैक्षणिक संस्थाएं तो बंद ही है और पूरे कार्यालय भी बंद है। विधानसभा का 5वां दिवस है, छत्तीसगढ़ का मानसून विधानसभा का 5वां दिवस है और मानसून विधानसभा में सबसे बड़ा हलचल हुआ है और उसमें कर्मचारियों की जो मांग है, 2 सूत्री जो मांग है, उससे पक्ष और विपक्ष दोनों बहस कर रहे हैं और बहस कर रहे हैं। 2 दिनों से विधानसभा में लगातार इस बात को लेकर के बात चल रही है। पक्ष और विपक्ष सदन छोड़ने पे कार्रवाई पे उतारू हैं। इसी से आप आंदोलन की सफलता का अंदाज लगा लीजिए। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद प्रशासन की ओर से आवंटन प्रक्रिया को आगे न बढ़ाते देख आज छत्तीसगढ़ ब्राह्मण विकास परिषद के प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर सौरभ कुमार से मुलाकात कर अशोकनगर के समीप चिन्हांकित एकड़ भूमि के आवंटन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की मांग की, ताकि सामाजिक भवन निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ सके। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल में डॉक्टर प्रदीप शुक्ला, अनिल तिवारी, संजय शर्मा सहित ब्राह्मण समाज के अन्य लोग शामिल थे। 4 माह पहले माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा हमारे छत्तीसगढ़ ब्राह्मण विकास परिषद के संस्था को समाज को भूमि प्रदान करने के लिए उन्होंने घोषणा की थी। उसी संबंध में कार्यवाही चल रही है। माननीय कलेक्टर महोदय अभी नए प्रभार लिए हैं। इस कार्यवाही को गति देने के लिए आज हमारे समाज के सभी सदस्यों के साथ हम आज मिलने आए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही इस कार्यवाही को पूर्ण की जाएगी। लायंस क्लब का शपथ ग्रहण समारोह एक होटल में संपन्न हुआ, जिसमें डिस्ट्रिक्ट 32-33 की नई कार्यकारिणी की शपथ दिलाई गई। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर दिलीप भंडारी ने उन्हें शपथ दिलाई। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अरुणा शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। यह लायंस संस्था विश्व की सबसे बड़ी गैर सरकारी संस्था है, जो जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल तथा कैंसर जैसे रोग से लोगों को जागरूक करती है। लायंस क्लब का सारा कामकाज सेवा पर ही निर्भर है। जो लायंस संस्था है, ये सेवा भावी संस्था है। इसमें जो भी सदस्य जुड़ते हैं, उनका एक ही लक्ष्य होता है कि हमें समाज में उन तबकों का साथ देना है, सेवा करनी है, जिनको कई सुविधाओं से वंचित रखा गया है। उनको हम मदद पहुंचाते हैं, फूड फॉर हंगर के रूप में खाना देते हैं, इलाज के नाम से दवाओं का वितरण करते हैं, स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं, पानी के प्रदूषण को बचाने के लिए क्लोरीन का वितरण करते हैं, डायबिटीज जैसी बीमारियों की जांच करवाते हैं और उनका इलाज के लिए उनको मार्गदर्शन देते हैं। कैंसर जैसी बीमारियों के रोकथाम के लिए परिपत्र के माध्यम से या स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से उनको जागरूक करते हैं, ताकि वो समय रहते अपने इलाज पे ध्यान दे सकें और इलाज मुहैया करवा सकें। आज शपथ ग्रहण समारोह था। हमारी नई कार्यकारिणी को आज रखा गया है, उनको शपथ दिलाई गई है और उन्हें लायंस मेंबर बनाया गया है। इसमें हमारे चीफ गेस्ट सर दिलीप भंडारी जी और हमारे अन्य क्लब के वरिष्ठ मेंबर और हमारे सारे मेंबर इस आयोजन में शामिल हुए। आज हमारे पूरे हमारे मेंबर्स तो क्लब के 21 हैं और हमारे गेस्ट मिला के पूरे 50 से 60 लोग हैं। और आगे मैं चाहती हूँ कि हमारी कड़ी बढ़ती जाए और हम यूँ ही आगे प्रगति करके चैन से चैन मिला के एक दूसरे का साथ बढ़ा के आगे चलते रहें। सेवा प्रदान करने के लिए है और ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि हम सुबह दोपहर रात 24/7 जो भी सेवा की गुहार करता मदद की उनकी हम सेवा करते हैं। जैसे कि पिछले समय मुझे अनजान आदमी ने फ़ोन किया कि 2 वृद्ध महिलाएं रेलवे स्टेशन में पड़ी हुई है, तो हम 3-4 दिन तक उनके लिए आश्रय की तलाश करते रहे। बहुत सारे वृद्धाश्रम में गए, लेकिन बेहतराई से आश्रम में हमने उनकी सहारा दिया। साल भर तक उनके जीवन यापन का व्यवस्था किया। तो हमारा केवल एक ही प्लेटफॉर्म है सेवा का, गरीबों की सेवा का, या जो भी हमसे मदद मांगता है जिस भी रूप में, उसकी हम सेवा करते हैं। आइए हम आपको बिलासपुर की ऐसी शख्सियत से रूबरू कराते हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। ग्रैंड विजन के सरोकार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है समाज सेवी, शिक्षाविद और क्रेडाई के अध्यक्ष
अजय श्रीवास्तव जी। आइए हम उनसे विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा करते हैं। अजय जी, बिलासपुर के विकास में क्रेडाई का क्या योगदान है? देखिए, जहाँ तक क्रेडाई का सवाल है, क्रेडाई एक रियल एस्टेट डेवलपर्स और बिल्डर्स की एक संस्था है और बिलासपुर के विकास या किसी भी शहर के विकास के लिए क्रेडाई अहम भूमिका निभाता है। बिल्डर जो भी प्लान लेके आता है, जो हमारे रियल एस्टेट डेवलपर्स जो भी प्लान लेके आते हैं, वो सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए पहले टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से अप्रूव होते हैं, उसके बाद नगर निगम से उसकी बिल्डिंग परमिशन होती है। तो जो भी नॉर्म्स बनाए जाते हैं उनको वो फुलफ़िल करते हैं। इसमें ज़मीन विवाद एक सबसे बड़ा विवाद है रियल एस्टेट में। उनके पेपर्स का सर्च रिपोर्ट होता है और वो सर्च रिपोर्ट हर बैंक के पास, यदि वो बैंक फाइनेंस कराना चाहते हैं तो बैंक से अप्रूव्ड होता है। और उसके बाद अभी जो नया नियम आया है रेरा रजिस्ट्रेशन में आपके प्रॉपर्टी से पेपर से लेके आपके पूरे अप्रूवल्स को एक बार फिर से रीचेक किया जाता है और आपको ये देखा जाता है कि ये प्रोजेक्ट वाकई वाइबल है। और दूसरा पार्ट जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है फाइनेंशियल पार्ट। तो हम किसी से भी जब पैसा लेते हैं तो उसकी जवाबदारी को भी चेक करने की जिम्मेदारी अब गवर्नमेंट ने रेरा अथॉरिटी को दी हुई है। जो यदि हम किसी से पैसा ले रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट का पैसा हम उसी प्रोजेक्ट में लगाएं, इसके लिए एक सेपरेट अकाउंट भी खोलने का प्रोविज़न है। तो इसलिए जब भी कोई प्रोजेक्ट चालू होता है या किसी भी विकास की बात होती है तो एक डेवलप्ड, जिसको हम कह सकते हैं एक सुव्यवस्थित विकास जो है वो रेरा के द्वारा ही, क्रेडाई के द्वारा ही संभव होता है, क्योंकि ये सदस्य बहुत सारी नियमों को पालन करते हुए अपनी कॉलोनी का विकास करते हैं। ये यदि क्रेडाई नहीं होता तो आज जो विकास दिख रहा है उसमें क्या अंतर दिखता? देखिए, आज सबसे बड़ा विकास अभी मानसून का समय चल रहा है। बहुत सारे घरों में आप देखे होंगे कि पानी घुस रहा है। सबसे बाह्य विकास की जो बात करते हैं, यदि हम नाले का निर्माण और अपने घर की नाली का ड्रॉप पॉइंट उस हिसाब से सेट नहीं करते हैं तो उन पूरे घरों में पानी भरता है। तो मुझे लगता है ये आप जो भी डेवलप्ड कॉलोनी देखेंगे तो सबसे पहला ड्रेनेज सिस्टम वो अपने नियर बाय पॉइंट से जो उनको नाला रहता है या जहाँ पे ड्रॉप पॉइंट देना होता है उससे वो अपना ऊपर प्लिंथ लेवल रखते हैं। तो उन कॉलोनियों में जो सुव्यवस्थित इन बातों को ध्यान में रख के बनी होती हैं वो परेशानी नहीं होती। देखने में आ रहा है कि बहुत सारे लोग जो बिल्डर हैं, जो लोग आपके पंजीकृत है क्रेडाई में, वो लोग तो अच्छा काम कर रहे हैं, वो लोग मानक के अनुरूप काम कर रहे हैं, नियम कायदे को मानते हैं। बहुत सारे ऐसे बिल्डर हैं जो लोग नियम कायदे को मानते नहीं हैं, तो इनके लिए क्या कदम उठाएंगे? देखिए, इनकी शिकायत यदि रेरा में की जाती है, पूरा जो रियल एस्टेट का अब जो सिस्टम है रेरा के थ्रू वो कस्टमर ओरिएंटेड है। और हम लोग क्रेडाई में भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि कस्टमर के रिलेटेड चीज़ें क्या क्या चीज़ें हैं जिससे कस्टमर को घाटा ना हो, उन बातों का हम विशेष ध्यान रखते हैं। ऐसे बिल्डर्स जो इन नियमों का पालन नहीं करते हैं और कुछ सस्ते दामों के चलते ग्राहकों को से मार्केटिंग करके प्लॉट सेल कर देते हैं, जिसको हम अवैध प्लॉटिंग कहते हैं। और ये इसलिए भी हो रहा है, कई बार किसी डेवलप्ड कॉलोनी के किनारे में कोई प्लॉटिंग कर रहा है और वो प्लॉट दिखा के बोल रहा है कि यहाँ 1000 रुपये मिल रहा है, हम आपको 700 रुपये में दे रहे हैं। ये जो 300 रुपये जो डेवलपमेंट कॉस्ट है ना, वो रोड नाली बना रहे हैं, रोड नाली बना भी दे रहे हैं तो आपके लिए गार्डन की जगह नहीं छूट रही है, फिर बिजली का ट्रांसफार्मर कैसे आएगा वहाँ। इन सभी बातों को ध्यान में रखते मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के पास खुद भी नियम हैं, यदि वो चाहे तो उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। और सबसे बुरा असर यही होता है कि लोगों की जो मेहनत की कमाई होती है और उसका वो फंस जाते हैं। आप शिक्षाविद भी हैं, स्कूल का संचालन करते हैं। स्कूली शिक्षा में कौशल विकास की कितनी उपयोगिता है, क्या मानते हैं आप? देखिए, स्किल डेवलपमेंट अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है उसमें भी स्किल डेवलपमेंट को बहुत, कौशल विकास को ही महत्ता दी गई है।
पर जहाँ तक स्कूली शिक्षा है उसमें हायर सेकेंडरी लेवल पे कौशल विकास की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अब बच्चे जो हैं इंटरनेट के माध्यम से और जो ग्लोबली जुड़ चुके हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि वो अपने उसी एज में वो कुछ ऐसा सीखें जो कि उनको रोजगार के लिए तैयार कर सके। तो जहाँ तक 10th तक की शिक्षा का मामला है उसमें नैतिक शिक्षा का बहुत महत्व होता है और हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें इनकलकेट करते हैं जिससे उनके सर्वांगीण विकास हो पाए। पर एक जहाँ तक केवल कौशल विकास की ज़रूरत है तो मुझे लगता है 11th 12th और उसके आने वाले ईयर्स में जो कॉलेज शिक्षा जिसको बोलते हैं उसमें इस पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और यदि ये दिया जाता है तो हमें ये उस स्किल के जरिए वो अपने रोजगार उन्मुख बनाया जा सकता है उनको। शिक्षा जगत में स्वामी आत्मानंद स्कूल एक बड़ा सहारा बनकर आया है गरीब और तबके के और सामान्य वर्ग के लोगों के लिए, तो आप क्या मानते हैं, कैसा देख रहे हैं? एक बहुत अच्छी पहल है माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की। उन्होंने स्वामी आत्मानंद स्कूल का शुभारंभ किया और शुरू में देखा गया था कि गवर्नमेंट स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी होती थी। उन्होंने सबसे पहला यही काम किया कि यदि स्कूल अच्छा दिखेगा तब लोगों की रुचि बढ़ेगी उस स्कूल में जाने की, तो सभी स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही इंटैक्ट किया और स्वामी आत्मानंद की ये विशेषता है। और क्योंकि आजकल रोजगार उन्मुखी बात होती है तो इंग्लिश लोगों का रुझान इंग्लिश मीडियम स्कूल की तरफ भी है, तो उन्होंने स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की जो परिकल्पना की और सभी जितने भी मेरे ख्याल से 170 पहले और उसके बाद और जो स्कूल्स खुले हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंटैक्ट कर दिया। और दूसरे बात उनका जो टीचर सिलेक्शन का मॉडल भी है वो भी बहुत कारगर है। मुझे लगता है आने वाले समय में ये देखना होगा कि उसको कैसे बनाया जा रखे, क्योंकि ये कल्पना बहुत अपने आप में उल्लेखनीय है। शिक्षा के जगत में एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया है उन्होंने। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की जहाँ तक बात हो जाए, ये वही स्कूल है जहाँ पहले विद्यार्थियों का टोटा था। अब यहाँ पे स्ट्रेंथ का रोना नहीं है, प्रवेश के लिए मारामारी है। तो आप क्या देखते हैं इसमें और क्या सुधार होना चाहिए ताकि लोग इसके प्रति उन्मुख हो और अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाने के लिए आतुर रहें? देखिए, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एक बेसिक रिक्वायरमेंट तो है ही, पर स्कूल में जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो टीचर्स की, और टीचर्स के साथ उस कैरिकुलम की भी कि टीचर उस कैरिकुलम को कैसे फॉलो करते हैं। तो मुझे लगता है एक डिसिप्लिन और उस कैरिकुलम को फॉलो करने के लिए इच्छा शक्ति, तो मुझे लगता है इस बारे में टीचर्स को एम्पावर किया जाना चाहिए, उनकी भी आवश्यकताओं को ध्यान दिया जाना चाहिए और उत्कृष्ट टीचर का चुनाव हो, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिले, जो कि बहुत सारे स्कूल्स में, अच्छे स्कूल्स में होता है कि हम पहले टीचर्स को ट्रेन करते हैं और फिर उनको क्लासरूम में भेजते हैं। तो मुझे लगता है ये अगला स्टेप होना चाहिए कि टीचर्स, ट्रेंड टीचर्स, अच्छे टीचर्स का रिक्रूटमेंट हो और उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर हो ताकि वो बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा दे पाएँ। जी, तो ये रही हमारी आज की परिचर्चा। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी आपका, आपने हमें समय दिया। ग्रैंड विजन का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया उसके लिए हार्दिक धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए ग्रैंड न्यूज़। और उससे पहले एक नज़र फिर से डालते हैं आज के हेडलाइंस की ओर। उम्र कैद के बंदियों के पारिश्रमिक में घोटाला, चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच का मामला। बच्चों की तरह जज भी सुबह क्यों नहीं जा सकते अदालत? हड़ताल के चलते इस महीने नहीं मिलेगा वेतन, कर्मचारियों के माथे पर चिंता की लकीरें।